ऋषिराज ऑफिस से लौटा तो वह प्रत्यंचा सी तनी खड़ी थी। आज फैसला हो ही जाना चाहिए। मांझी छोटी बड़ी प्रत्येक बात में हस्तक्षेप क्यों करती हैं? यह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ऋषिराज जूते के फीते खोलने की बजाय पत्नी का मुख देखकर उसकी भाव भंगिमाएं पढ़ने लगा। हुआ क्या? उसे पता है, कुछ न कुछ होता ही है। इस घर में जब तब महाभारत का मंचन सजीव साकार किया जाता है। कोई नई बात नहीं, अब तो उसे आदत सी पड़ गई है। बचपन से देखता आया है। दादी का तेज स्वभाव माँ से बिल्कुल मेल न खाता था। जब कभी मुस्कुराकर कह भी देता पत्नी श्रेया से, तुम यदि दादी की बहू होती, तब समझ में आता तुम्हें, तो प्रत्युत्तर में श्रेया उसे रोषपूर्वक देखती। बचपन में वह दर्शक था और अब निर्णायक, लेकिन समस्या का समाधान उसे कभी न मिला। वह अक्सर ही गलत निर्णायक साबित होता, अतएव उसे मौन रहना अधिक प्रिय था। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर होती कलहों को अनुभव कर वह सदैव बेचैन हो जाता। कभी कभी वह सोचता यह सास बहू का मुद्दा भी सत्ता के खेल का छोटा रूप है। एक पक्ष सत्ता में तो दूसरा स्वयं विपक्ष में जाकर टक्कर लेने के लिए खड़ा हो जाता है। आज का मुद्दा फिर वही पक्ष विपक्ष की छींटाकशी तनातनी होगा। वह बैठा कपाल लगाता रहा कि कब क्या कहना उचित होगा। पत्नी श्रेया सामने ही उद्विग्न खड़ी थी। देखो जी, जो भी हो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मुझे बात तो पता चले। वह अब भी धैर्य रखे हुए था। होना क्या है? मेरी सहेलियों का फोन आता है, तो जाकर झट से पैरेलल लाइन का रिसीवर उठा कान से लगा लेती हैं। क्या जरूरत है उन्हें दूसरों की बातें सुनने की? मेरी सहेलियां आती हैं, तो भीतर से आकर उनके सामने जम जाती हैं। अपने जमाने की बातें करती हैं। अरे, ये बैठे न चुपचाप अपने कमरे में। क्या जरूरत है हर मामले में टांग अड़ाने का? अब तक ऋषिराज बात सुनते हुए जूते उतारकर सोफे के नीचे सरका चुका था। ऐसे मौकों पर ऋषिराज के लिए घर में रहना दूभर हो जाता। दोनों के बीच वह ऐसे पिसता जैसे चक्की के दो पाटों के बीच गेहूं। कभी बादल गड़गड़ाते, तो कभी बरस कर ही दम लेते। वह झटपट पानी पीकर कपड़े बदल कर लेट गया। आज उसे भरी दोपहरी में ऑफिस के काम से तेजली जाना पड़ गया। 200 फीट ऊंचाई वाली किले की सड़क के दूसरे छोर पर स्थित तेजली ऑफिस जाते जाते उसका माथा तपने लगा था। धरती धू धू करके जल रही थी। राजा के जमाने की सड़क के दोनों ओर खड़ी खजूर वृक्षों की कतारें हवा की साय साय सनसनाती लू में बदल चुकी थी। लौटते हुए उसे लगा कि कनपटियां धधक रही हैं और आंखों में तीतापन भर गया है। फिर भी बॉस ने उसे छोड़ा नहीं। अर्जेंट मीटिंग के सारे आंकड़े तैयार करके शाम ढले कहीं घर आ पाया, और अब यहाँ कहाँ जाए, जहाँ 2 घड़ी सुकून मिल सके। सिर दुख रहा था। माहौल में अभी भी तपन और गर्मी शेष थी। शायद आज मैक्सिमम टेम्परेचर हो रहा है शहर का। तभी उसकी माँ निर्मला आई। उसने सोचा, जरूर बहू की बातें सुनकर मेरे आगे सफाई पेश करने वाली होंगी, और यही हुआ भी। ऋषि, सुन ली तुमने बहू की मिथ्या रोष भरी बातें? मैं तो समझी थी कंची का टंक काल होगा। लंबी घंटी सुनकर ही मैंने फोन उठाया, वरना मुझे उसकी सहेलियों से हुई बातचीत सुनकर क्या करना। बेटे को मौन पड़े देख वे कहते कहते चौंकी, ऐसे क्यों पड़े हो? क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं क्या? उन्होंने अपनी स्नेह सिक्त हथेली उसके माथे पर रख दी। ऋषिराज को लगा जैसे वह बर्फीली वादियों की अनिर्वचनीय सुख शांति एवं ठंडक में जा पहुंचा हो। यह क्या, तुझे तो बुखार है, माथा बुरी तरह तप रहा है। बहू, ओ बहू। श्रेया के कान माँ बेटे की बातचीत पर ही केंद्रित थे। वह झट दौड़ी आई। क्या हो गया? होना क्या है? लगता है ऋषि को लू लगी है। तुम ठंडी पट्टियां रखो, मैं देखती हूँ और क्या उपचार करना चाहिए। अब उपचार क्या करेगी? छोड़िए ये टोटके, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। तनाव के कारण श्रेया सामान्य शिष्टाचार भी भूल गई।
फोन भी कर दे, लेकिन तब तक तो देशी उपचार से कुछ आराम आ ही जाएगा। व्यथित हृदय निर्मला ने बहू को तसल्ली दे समझाना चाहा, लेकिन उपेक्षित व्यवहार पावे खामोशी से जाकर रसोई में कुछ खटपट करने लगी। शीघ्र ही वे एक थाली में चना की भाजी बर्फीले ठंडे पानी में भिगो लाईं। बेटा, जरा हाथ पैर दिखा लूं, उतार दूंगी तो अभी ताप कम हो जाएगा। रहने भी दीजिए, मैं कर लूंगी। व्यंग्य से होंठ टेढ़े करती हुई श्रेया के बड़े हुए हाथों ने थाली पकड़ ली। यह देख वे स्वयं को न रोक सकी। नाराजगी से मन ही मन बुदबुदाती, मगर प्रकटत मौन। ... यही तो सीखा है आजकल की लड़कियों ने। विवाह हुआ नहीं कि मैं और मेरा पति ये नहीं सोचती कि पति भी किसी परिवार की आंखों का तारा होता है, किसी का भाई बेटा होता है, उसके भी कोई माता पिता बहन भाई रिश्ते नाते होते हैं, जिनका उनसे आत्मीय स्नेह होता है। रिश्तों में पलती स्नेह डोर को तोड़ने से किसी को आज तक कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, सिवाय अकेलेपन के। अपनों का स्नेह प्यार ही इंसान के लिए संजीवनी बूटी बनता है। यह संजीवनी शक्ति से ओतप्रोत रहती है, वरना ईर्ष्या द्वेष बैर उपेक्षा से सदैव व्यक्ति का विकास कुंठित ही होता है। प्यार के भी अलग अलग रूप होते हैं। भला पत्नी के प्यार की, माँ की ममता से क्या बराबरी? दोनों में कैसा मुकाबला? माँ तो सदा स्वार्थ स्नेह लुटाती है। मैंने सोचा था कि मेरी बहू नहीं मेरी बेटी होगी। एक बेटी ससुराल भेजी तो दूसरी मेरे घर आई, लेकिन लाख प्रयास करने के पश्चात भी इसने मुझे माँ नहीं माना। यह तो पति की माँ को एक प्रतिद्वंदी की दृष्टि से देखती परख रही। 25 साल तक अपने बेटे को केंद्र मानकर परिधि बनकर घूमती माँ को एक बिंदु मात्र बनाकर दूर अनंत में छिटक देना चाहती है। आह, कितनी कष्टप्रद स्थिति है यह। पति की मृत्यु उपरांत जिस बेटे का मुख देखकर जीती रही, उसी की पत्नी से बार बार उपेक्षा पाना, निरादर किया जाना, मेरे स्वाभिमान को किस गहराई तक लहूलुहान करता है, किससे कहूँ। घर की बात बाहर कह नहीं सकती, जगह साई होती है, और मन की मन में पी जाऊं तो कब तक। मैं अपने बच्चों की खुशियों में शामिल होना चाहती हूँ, कष्टों का निवारण करने में सहायक बनना चाहती हूँ, लेकिन श्रेया अपने एकांत में मुझे बाधा मानती है। खुशियों के बीच मेरी उपस्थिति उसे सहन नहीं होती। हे ईश्वर, इन्हें और मुझे सद्बुद्धि देना, मेरे लिए राह निकालना, ताकि ये खुश रह सकें। अपनी निष्पाप स्थिति पर लंबी विवेचना करती वे खामोशी की चादर ओढ़ अपने कमरे में बैठी रहीं। उनका कमरा क्या था? कबाड़ खाने में एक चरमर करता, चूल्हे हिलाता उनकी सास के जमाने का तख्त। विरासत में मिले पुराने पुश्तैनी, शहर के मध्य गलियों में बने मकान में कुल 3 कमरे और रसोई थे। आगे के कमरे में मेहमान कक्ष, दूसरा बहू बेटे के लिए और तीसरे कमरे में वे स्वयं। उसी में रखा रहता टूटा फूटा, अच्छा बेकार सामान वगैरह। आगे दोनों कमरे कूलर युक्त थे, पीछे का कमरा सामान से ठुनसा भट्टी की तरह सुलगता रहता। जब पंखे की तपती हवा सहन न होती, तो वे अकेली ही छत पर सोने चली जाती। पिछवाड़े के बाड़े के आम और महुआ के डोलते पत्ते, उनकी सर की आवाजें, निविड़ अंधकार और एकांत में अजीब भयावह समा उत्पन्न कर देते। उनकी हालत इधर कुआं उधर खाई जैसी हो जाती। सदा से अकेले सोने में घबराने वाली निर्मला के लिए यह संकट की घड़ी बन जाती। जो कमरा उनका है, वह पहले सासू माँ का हुआ करता था और यही तख्त पीठ सीधी करने का स्थान। जब श्रेया ऋषि की पत्नी बनकर आई, तो आकर उसने उनके बड़े से हवादार कमरे को अपना शयन कक्ष बना लिया। कारण उसके साथ आया डबल बेड कहीं और आ ही नहीं पाता था। वो देर तक बैठी पुरानी यादों से अपना दिल बहलाने का प्रयास करती रहीं, किंतु बेटे के तपते शरीर का ख्याल उन्हें बार बार बेचैन कर रहा था। वे ज्यों ही उठी, तख्त की हिलती पट्टियों के बीच उनकी हथेली की त्वचा अनायास ही जा चिमटी और उनके कंठ से चीख निकल गई, उई माँ, अरे मर गई रे।
किसी तरह उन्होंने हथेली को तख्त की कैंची पकड़ से मुक्त किया और रसोई की ओर चल दी। जरा देर बाद ही वे अपनी तकलीफ भूलकर पुनः बेटे के कमरे के बाहर जा खड़ी हुई। बेटी श्रेया, ये शिकंजी ले जा, ऋषि को पिला दे। कुछ आराम आया कि नहीं? हाथ में बर्तन पकड़े सास को खड़ी देख श्रेया का माथा भना आया। उसने आग्नेय दृष्टि से सास की ओर देखा और बुदबुदाई, कैसी बेशर्म है, पति पत्नी को जरा देर बीमारी में भी एक साथ रहकर चैन नहीं लेने देती। बहू, तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? जी नहीं, भला मैं क्या कह सकती हूँ। श्रेया के स्वर कटु एवं तल्खी से भरे थे। यह देख ऋषिराज ने आंख के इशारे से पत्नी को कहा, शांत रहो ना, वे माँ हैं, तबीयत की चिंता नहीं करेगी तो उनका मन कैसे मानेगा। हाँ, आप तो बस मुझे ही शांति का पाठ पढ़ाते रहिए। यह नहीं कि अपनी माँ को भी कुछ शिष्टाचार सिखा दें। उन्हें कहिए कि यदि फुर्सत रहती है तो एकांत का उपयोग भगवत भजन में करें। दरवाजे के बाहर निर्मला के कदम जड़ हो गए। बहू के तिक्त स्वर, बेटे का मौन देखकर वे हतप्रभ रह गई थीं। वे धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर छत पर जा बैठी। आंखों के सामने अतीत उभरने लगा। ब्याह के शुरुआती समय में उनके स्वयं के स्वरों में भी यही विद्रोह गूंजता था। एक बार माँ के आगे उन्होंने यही रोष प्रकट कर दिया था। माँ से जो उन्हें शिक्षा मिली थी, उसे वे अभी तक अपने मन में गांठ बांधकर रखे हुए थीं। कंची के विवाह पर वही सीख उन्होंने उसे आशीर्वाद के रूप में थमा दी थी। सब रिश्तों में प्यारा रिश्ता होता है माँ का, और मुझे आशा है कि जो प्यार आदर मान सम्मान तूने मुझे दिया है, अब उसी की अधिकारिणी तेरे पति की माँ होगी। जब तू स्वयं माँ बनेगी तो तेरी संतान इसी ऋण को तुझे वापस लौटा देगी, सूद समेत। अतएव अपनी सासू माँ को पूजनीय मानकर सदा उनकी आज्ञा का पालन करना। लेकिन शायद अब उन्हें जिंदगी की किताब के कुछ दूसरे पाठ पढ़ने होंगे। एक शाम ऋषिराज लौटा तो मुस्कुराती हुई श्रेया पास आ बैठी। सुनो जी, क्यों न हम अपने न्यू कॉलोनी वाले प्लॉट पर घर बना लें, अच्छा सुंदर सा, जिसमें एक लॉन हो। उस दिन वह अपनी बहन के घर गई थी। हाँ, सपना तो अच्छा है, पर काफी महंगा है। तुम्हारे यहाँ औरों ने भी तो बनाया है, जैसे वर्मा साहब ने, और लोन लेकर दत्तात्रेय का तो काफी बड़ा मकान बना है। लेकिन हमें क्या जरूरत है लोन लेने की, बेकार में सिर पर कर्जा चढ़ेगा। हमारे पास अच्छा भला पुश्तैनी घर है। जी नहीं, यह विरासत में मिला सदियों पुराना मकान रहने लायक तो क्या, बेचने लायक भी नहीं। न फर्श में मार्बल, न रोशनदान सिंक, न वॉश बेसिन। मेरी दादी का घर देखा तो है, कितना अच्छा है ना? वह तो ठीक है, लेकिन फॉर्मेलिटीज पूरी करने में काफी वक्त लग सकता है। ऋषिराज ने कुछ सोचते हुए पत्नी को आश्वासन दिया था। कोशिश में लग जाइए बस। अब तो यहाँ रहना दूभर है, मेरा तो दम घुटता है इन तंग गलियों की बदबू में। कल को अपना बेटा शैवाल बड़ा होगा तो यहाँ स्कूल बस भी नहीं आ सकती, न ही उसको अच्छी संगत मिल सकेगी। निर्मला की जुबान की नोक पर आते आते रह गया कि ऋषिराज भी इन्हीं तंग गलियों के मकान में, इसी माहौल में पढ़ लिख कर अच्छा खासा ओहदा पाया है, तो तुम हारा बेटा कोई अलग है। मगर उन्होंने प्लॉट के कागजों पर चुपचाप हस्ताक्षर कर दिए ताकि ऋषि को लोन मिल सके। वक्त के साथ साथ कॉलोनी के प्लाट पर 2 कमरे, रसोई, हॉल, आंगन सहित श्रेया के सपनों का घर खड़ा हो गया। गृह प्रवेश के पश्चात जब सामान ढोया जाने लगा तो श्रेया ने छांट छांट कर अपना सामान भिजवा दिया और बेटे शैवाल की उंगली थामकर जाने के लिए तैयार हो गई। श्रेया, जरा इधर तो आना। ऋषिराज ने माँ का सामान इधर उधर यूं ही पड़े देख टोका। ये तख्त और अम्मा का सामान तो यहीं रह गया, तुमने देखा नहीं। बात ये है कि नए घर में पुरानी विरासत मैं ले जाना नहीं चाहती। नए घर में तो हर चीज नई ही होनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम घर के साथ साथ यह फालतू सामान भी बेच देंगे। श्रेया ने तब हिचकते हुए धीमे स्वर में कहा,
माँ तो हमारे साथ जा नहीं रही, इसलिए ये सामान वे प्रयोग कर लेंगी। माँ नहीं जा रही? क्यों नहीं जा रही? ऐसा कैसे संभव है? उन्हें अकेले छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? ऋषिराज पत्नी की बात सुनकर अप्रसन्नता पूर्वक भीतर जाने लगा। माँ, श्रेया से तुमने कुछ कहा? तभी स्वाभिमानी निर्मला आते हुए बोल पड़ी, इस घर, इस विरासत के साथ मैं यहीं रहूंगी। मुझे अपनी विरासत की यादों में रची बसी मधुर स्मृतियां बहुत प्यारी हैं बेटा। मैं इन्हें बेचूंगी नहीं। शायद इसी फैसले में हम सबकी खुशी है, भलाई है। जाओ, मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। नहीं माँ, तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? किसके सहारे बुढ़ापे के दिन काटोगी? कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? तुम तो अकेली सोने से भी डरती हो। तुम चिंता न करो, वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाते हैं। फिर अब तो अकेले सोने की आदत भी पड़ गई है। रही बुढ़ापे की बात, तो वह इतनी जल्दी नहीं आने वाला। अभी तो मुझे शैवाल का ब्याह देखना है। तुमने जैसा अपना नया संसार बसाया है, वैसा ही संसार उसे भी बसाते हुए देखना है। अभी नहीं मरने वाली मैं। कुछ रुककर वे विद्रूप सी मुस्कुराईं। न मैं यहाँ अकेली हूँ, न बेसहारा। सुख दुख में तसल्ली देने वाली, मन के संताप पर अपनी सहानुभूति का फाहा रखने वाली मेरी सखी सहेलियां, पड़ोसने हैं यहाँ। फिर तुम कौन सा दूर जा रहे हो? इसी शहर में तो हो। जब मन करे आ जाया करना। कहते कहते उन्होंने स्वयं को सामान्य बना लिया था। मन में उमड़ती भावनाओं पर काबू कर लिया था। ऐसे में ऋषिराज विह्वल हो उठा। मुझसे नाराज हो माँ? भर्राए कंठ से बोला, तुम्ही बसाई मेरी गृहस्थी, वरना मैं और तुम तो सुखी संपन्न ही थे। बताओ न, क्या बात है? नहीं रे, मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? जैसे शैवाल तेरे जिगर का टुकड़ा है, वैसे ही तू भी मेरी आंखों का तारा है। लेकिन मेरा ये फैसला हम सब के हित में ही है। अपनी आंखों के छलकते अश्रु उन्होंने किसी तरह छुपाए और मुड़कर भीतर जाने लगी। तभी ऋषि के साथ साथ शैवाल ने भी उनका हाथ पकड़ लिया और चरण स्पर्श किए, तो वे ठंडी सांस भरकर भर्राए आवाज से बोली, खुश रहो, भगवान तुम्हें हर सुख दे। बात को खत्म कर वे एक झटके से अंदर चली गईं। अंदर जाकर वे देर तक आंसू बहाती रहीं। निर्मला अपने लाडले को परेशान नहीं देख सकती थी। उनका मन चाहा कि हृदय पर रखी वज्रशिला को हटाकर हंसती मुस्कुराती अपने बेटे के सजे संवरे घर में चली जाए और प्रसन्नतापूर्वक रहे। पोते की प्यारी प्यारी बातें, ऋषि की गृहस्थ जिंदगी में आते सुखद क्षणों का आनंद ले। परंतु फिर उन्हें याद आ गया बेटे का उनके और श्रेया के बीच पिसना। वह कभी नहीं चाहती थी कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो और जब भी काम से लौटें, तो थके हारे बेटे के ऊपर किसी अन्य चिंता का बोझ पड़े। लेकिन न चाहते हुए भी वही सब होता था। घर की कलह में ऋषि पिसता रहा और वह मान की अधिकारिणी कभी न बन सकी। अतएव हृदय पर पत्थर रखकर उन्होंने यह निर्णय लिया था, जो व्यवहारिकता की दृष्टि से उन्हें उचित लगा और आहत स्वाभिमान की रक्षा हेतु बेहतर भी। बेटे की ममता, मोहमाया से उबरने में थोड़ा वक्त तो लगना था, लेकिन अब उनका अपना संसार अलग था। अपनी विरासत में वे अब पूर्णतया मुक्त थीं। अपने एकांत का उपयोग अपने तरीके से कर सकने में स्वतंत्र थीं। वे देर तक स्पंदनहीन सी जड़ बनी बैठी रहीं। फिर आहिस्ता से उठकर अपना बक्सा खोलकर स्वर्गीय पति की लिखी डायरी निकाल ली, जिसे उन्होंने बड़े जतन से सहेज रखा था। गुजरे लम्हों के दर्द को पीते हुए उन्होंने डायरी पढ़नी प्रारंभ की पृष्ठ दर पृष्ठ। एक जगह वे रुक गईं। लिखा था, जिंदगी खत्म तो नहीं होती, 2-4 लम्हों पे अभी गुजरेंगे कई वाक्य, तब खत्म होगा ये दौर। एक अज्ञात प्रेरणा से उन्हें अनायास ही याद आया जवानी के दिनों में जब उन्हें घर से ही फुर्सत न थी, काम ही काम था, उस पर भी दूसरों की मदद करने में उन्हें बेहद खुशी मिलती थी। फिर वे और अधिक व्याप्त होती चली गईं। आज जिंदगी के इस पड़ाव पर उन्हें अपने करने हेतु इस अधूरे कार्य की याद आई।
उन्होंने तय किया कि वे समाज सेवा करेंगी। बीमारों, लाचारों, दीन दुखियों को उनकी सहायता की निश्चित ही आवश्यकता होगी। वे अकेली बेकार नहीं हैं और अभी उनकी विरासत दूसरों के काम आ सकती है।